खबरों की शुरुआत करें। आपको बताएं कि मां वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा रजिस्ट्रेशन के वक्त में बड़ा बदलाव किया है ताकि देर रात पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को अब परेशानी ना झेलनी पड़े। यात्रा के लिए जरूरी RFID कार्ड अब कई सेंटर्स पर पहले से ज्यादा वक्त तक मुहैया रहेगा। नए हुक्म के मुताबिक कटरा रेलवे स्टेशन पर अब सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक RFID कार्ड मिलेगा। वहीं दर्शन DOD पर देर रात आने वाले मुसाफिरों को अगर उनके पास ऑनलाइन यात्रा पर्ची या ट्रेन टिकट है तो फौरन कार्ड मुहैया कराया जाएगा। सबसे बड़ी सहूलत नए ताराकोट मार्ग पर दी गई है, जहां 24 घंटे RFID कार्ड मिलेंगे, जबकि मेन बस अड्डा और ISBT वाले सेंटर्स का वक्त पहले जैसा ही रहेगा। सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक कटरा हेलीपैड पर कार्ड सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मिलेगा। वहीं जम्मू वैष्णवी भवन और एयरपोर्ट पर वक्त वही सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रहेगा। मैं आपको ये भी बता दूं तो यहाँ सेल्फ रजिस्ट्रेशन काउंटर की अगर मैं बात करूं तो इसे भी अब एक ऐसी श्रद्धालुओं के लिए शुरू किया गया है। यानी कि अगर आपके पास ऑनलाइन पर्ची है तो आप यहाँ पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर RFID कार्ड जो है उसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और इस समय की अगर मैं बात करूँ तो इस समय अभी आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन पर्ची लेकर आए हुए थे और उनको यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन बूथ में पहुंचकर जो है वो अपनी RFID कार्ड का जो स्लिप है उसे प्राप्त कर रहे हैं। सेल्फ फोटोग्राफ जो है वो यहाँ पर होगा। इसी के साथ यहाँ पर माता वैष्णो देवी के साथ जो एंटेक कंपनी है उसके एम्प्लॉय यहाँ पर है जो पूरी तरीके से सहयोग लगातार यहाँ पर कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको ये भी बता दूं तो कई सारे श्रद्धालु हैं जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर पहुंचते हैं तो उनको लंबी लंबी कतारों पर नहीं लगना पड़ता। वो यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन काउंटर में पहुंचकर अपनी रजिस्ट्रेशन का जो RFID कार्ड है उसे यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा को आराम से और सुगम में यात्रा कर सकते हैं। RFID कार्ड की बात करें तो पूरे तरीके से यात्रा के सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए इसे बनाया गया है, जिसमें एक चिप का इस्तेमाल होता है और श्रद्धालु तब बालगंगा से लेकर भवन तक के लिए कितना समय लगा रहा है, कहाँ पर रुका है, क्या कोई दिन तो नहीं हो गया है, उस चीज को लेकर RFID कार्ड जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योग्यता भी निभाता है। कटरा से शिवम शर्मा, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा यात्रा को सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए एक बार फिर यात्रा पर्चीकरण काउंटर को लेकर समय में बदलाव किया गया है। यानी कि जो रेलवे स्टेशन पर स्थित पर्चीकरण काउंटर है उसका समय अब सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक कर दिया गया है। इससे पहले ये काउंटर सिर्फ रात को 10 बजे तक खोला जाता था, इसे 10 की बजाय 12 बजे तक कर दिया, यानी कि 2 घंटे इसको बढ़ा दिया गया है। अब इस समय देख सकते हैं कि श्रद्धालु जो है वो इस समय यात्रा पर्ची काउंटर के लिए में RFID कार्ड लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो ट्रेन के माध्यम से यहाँ तक पहुंच रहे हैं उनके लिए खास तौर से आने वाले दिनों में ट्रेनें जो है वो लेट होती है, जिसके मद्देनजर रखते हुए श्राइन बोर्ड प्रशासन के द्वारा समय में बदलाव किया गया है। इसके अलावा आपके साथ की जानकारी ये भी साझी कर दें कि YRC 1 और YRC 2 का समय वही रहेगा, सुबह 4 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक। इसके अलावा ताराकोट मार्ग पर जो पंजीकरण काउंटर है उसे अब 24 घंटे के लिए कर दिया है। यानी कि अगर आप देर रात माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा में पहुंचते हैं तो अब आपको इंतजार नहीं करना होगा, अब रात के समय में भी यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बदलाव किया गया है कि अगर आप की ट्रेन लेट होती थी तो आपको यात्रा पंजीकरण काउंटर जो है वो बंद मिलते थे, पर अब रात के 24 घंटे जो है वो बाणगंगा पे आप ऑनलाइन टिकट दिखाकर RFID कार्ड ले सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन लेट होती है तो आपको बाणगंगा पे जो काउंटर है वहां पर ट्रेन की टिकट दिखानी होगी और उसके बाद वहां से RFID कार्ड लेकर यात्रा को शुरू कर सकेंगे। एक बड़ा बदलाव और एक पहली बार बोर्ड प्रशासन के द्वारा नया कदम उठाया गया है कि जिसमें श्राइन बोर्ड प्रशासन को एक बड़ा बदलाव किया है कि अगर आपकी ट्रेन लेट हो रही है और आप ट्रेन की टिकट दिखाकर बाणगंगा से पर्ची लेकर माता वैष्णो देवी की यात्रा को शुरू कर सकेंगे। आने वाले दिनों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और धुंध के कारण कई सारी रेलगाड़ियां जो है वो लेट कटरा में पहुंचेंगी, जिसके मद्देनजर रखते हुए श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड प्रशासन के द्वारा एक
एक यात्रा पर्चीकरण काउंटर को लेकर समय में बदलाव किया गया है। इस समय में रेलवे स्टेशन के यात्रा पर्ची काउंटर पर स्थित मौजूद है। यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो इस समय पंजीकरण काउंटर में अपनी RFID कार्ड यानी कि यात्रा पर्ची को लेने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इसी के साथ ये भी आपके साथ जानकारी दे दें कि माता वैष्णो देवी की यात्रा करने श्रद्धालुओं के लिए ताराकोट मार्ग में स्थित काउंटर को अब 24 घंटे के लिए खोल दिया गया है। कटरा से शिवम शर्मा, जी मीडिया के लिए। पौनी में चल रहे अति विष्णु महाविष्णु यज्ञ के चौथे दिन लोकसभा MP जुगल किशोर शर्मा और रियासी असेंबली के MLA कुलदीप राज दुबे ने यज्ञ के मकाम पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। दोनों अवामी नुमाइंदों ने मुंतजिमीन से मुलाकात की और इंतजामात की तारीफ की है। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में MP जुगल किशोर शर्मा ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 42 सीटों को लेकर चल रहे तनाज़े पर भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। ये तनाज़ा साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के उस बयान के बाद फिर से चर्चा में आया है जिसमें उन्होंने सीटों का बंटवारा मेरिट की बुनियाद पर करने की बात कही थी। देखिए, ये सरकार का अपना मानना है, लेकिन हम तो कहेंगे कि भाई एज रिलैक्सेशन जो है वो होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सरकारों को काम रहता है। अभी उमर अब्दुल्ला साहब, मैं राजनीति तो इस स्थान पर आकर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि जो उन्होंने कहा था वो किया तो है नहीं। मुझे लगता है कि मेरा उनको सुझाव जो है कि जो इलेक्शन में आपने वायदे किए थे लोगों ने उस पर भूल चढ़ाए हैं, तो आपको चाहिए कि भाई वो जो वायदे किए थे उनको पूरा करें, बाकी काम बाद में। बहुत अच्छा। सांबा जिले के विजयपुर में जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अटल डिल्लू ने ज़ेर तामीर ISBT बस स्टैंड का मौके पर जाकर जायजा लिया है। उन्होंने मुतालिका महकमे के अफसरान से तामीर तफसीली जानकारी ली और हिदायत दी कि बचा हुआ काम तय वक्त में पूरा कर लिया जाए ताकि ये अहम प्रोजेक्ट जल्द से जल्द पूरा हो और आवाम को वक्फ किया जा सके। जायजा के दौरान चीफ सेक्रेटरी के साथ DC सांबा आयुषी सुदन और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार भी मौजूद रहे। अफसरान ने प्रोजेक्ट की मौजूदा पेशरफ्त और आगे के वक्त की हद को लेकर ब्रीफिंग दी। इंतजामिया का कहना है कि ISBT के शुरू होने से विजयपुर और आसपास के इलाकों को जदीद बस सर्विस और बेहतर ट्रैफिक सहूलत का बड़ा फायदा मिलेगा। बीजेपी के स्टेट तर्जुमान इस्तेवांग नुरबू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर लोगों को गुमराह करने का संगीन इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान के हालिया बयान सिर्फ सियासी फायदा उठाने के लिए अवाम को गलत सिमत में ले जाने की कोशिश है। नुरबू ने कहा है कि 2019 में लद्दाख के यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से इलाके की सियासी, इंतजामी और माली तौर पर मजबूती मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ लेह में हेडक्वार्टर ऑफिस में हमने लद्दाख के लेह के प्रेस हमारे मीडिया पर्सन्स को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया है। वो इसलिए बुलाया है क्योंकि कुछ दिन पहले कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाते हुए 3 चीज़ों को उन्होंने हाईलाइट करने की कोशिश किया कि 2019 में लद्दाख को UT बनने के बाद लद्दाख जो है पॉलिटिकली डिसएम्पावर हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डिसएम्पावर हुआ है, फाइनेंशियली डिसएम्पावर हुआ है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी जो है ना चाहते हुए भी, क्योंकि आजकल लद्दाख के जो हालत बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी ये कांग्रेस पार्टी के लीडर्स जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ऐसे हालात में भी पॉलिटिक्स के लिए, वोट बैंक के लिए ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक ब्लेम गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख के LG कविंदर गुप्ता ने जांस्कर का दौरा कर डाक बंगला में पब्लिक हियरिंग की और लोगों को यकीन दिलाया कि UT इंतजामिया समावेशी विकास, मजबूत बुनियादी ढांचे और ज़मीनी एम्पावरमेंट के लिए पूरी तरह पुरअज़्म है। LG ने तरक्की के कई अहम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। सबसे बड़ा ऐलान लुंगनाक ब्लॉक में स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के तहत बने 4 नए कम्युनिटी हॉल जिन पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यह हॉल समाजी प्रोग्राम,
तालीम, विंटर ट्यूशन और पब्लिक पार्टिसिपेशन को मजबूती देंगे। उन्होंने नई चेतना 4.0 मुहिम की शुरुआत की है, जिसका मकसद जेंडर इक्वालिटी और ख़वातीन के एम्पावरमेंट को फ़रोग देना है। इसके साथ ही उन्होंने RGSA ट्रेनिंग कैलेंडर 2025-26 भी लॉन्च किया, जिसके तहत 9.82 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है और 5,883 लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। LG ने कहा है कि ये सभी कदम डिजिटल गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और लोकल इंस्टीट्यूशंस की जवाबदेही को बढ़ाएंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने में मदद करेंगे। जांसकार की इस ऐतिहासिक और शांत भूमि पर आप सभी के बीच में उपस्थित होना मेरे लिए अत्यंत गर्व और खुशी का समय है। आज जिन गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स को लेकर के जिसको हमने जांसकार में समर्पित किया है, उससे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव मजबूत होगी, बल्कि इस क्षेत्र के ब्राइट फ्यूचर के लिए मुझे लगता है कि एक नए आयाम खुलेंगी। आज हम लुमको ब्लॉक में विशेष विकास पैकेज के तहत बने 4 कम्युनिटी हॉल्स हैं, जो उनकी इनॉग्रेशन हमने की है और जिस पर लगभग जो बताया गया कि 1 करोड़ रुपए का व्यय खर्च हुआ है। ये कम्युनिटी हॉल सामाजिक कार्यक्रमों और हमारी जो कम्युनिटी की मीटिंग्स हैं और एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं और विंटर ट्यूशंस वगैरह और पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के लिए बेहद उपयोगी साबित होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अनंतनाग में सड़क सिक्योरिटी को लेकर बड़ी फिक्र सामने आई है। जिले के मुख्तलिफ सड़कों पर बिना रजिस्ट्रेशन नंबर और गैर दस्तावेजी मुसाफिर गाड़ियां खुलेआम चलती हुई देखी गई हैं, जो ट्रैफिक कवानीन की सीधी खिलाफ वर्जी है। मकामी लोगों के मुताबिक ये गाड़ियां न सिर्फ कानून तोड़ रही हैं, बल्कि मुसाफिरों की जान को भी संगीन खतरे में डाल रही हैं। बिना रजिस्ट्रेशन और दस्तावेज की चलती ऐसी गाड़ियां की पहचान करना या हादसे के हालात में जिम्मेदारी तय करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अफसरान का कहना है कि इन गाड़ियों पर फिटनेस जांच की नहीं होती है, जिससे मैकेनिकल फेलियर और हादसों का अंदेशा कई गुना बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्ट तंजीमों ने भी इस मामले पर फिक्र जताई है। कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शबीर अहमद ने कहा है कि यह हालात बेहद ख़तरनाक हैं और इंतज़ामिया को फ़ौरन सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि सड़कों पर गैर कानूनी गाड़ियों की आमदोरफ्त को रोका जा सके। लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और ट्रैफिक महकमे से मांग की है कि फ़ौरन चेकिंग मुहिम चलाकर सिर्फ कानूनी तौर पर महफूज गाड़ियों को ही सड़क पर उतरने की इजाज़त दी जाए, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। बगैर रजिस्ट्रेशन की गाड़ी, उसमें सबसे पहले जिस नाम पे उस गाड़ी की सेल लेटर होगी, क्योंकि उसमें नंबर तो नहीं लगा है, उसमें जिस नाम पे उसकी क्या कहते हैं उसको सेल लेटर होगी, तो पहले तो उसमें उसी की इन्वॉल्वमेंट है। उसके साथ साथ एक ड्राइवर की भी इन्वॉल्वमेंट है, उससे जो वो गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसमें जो पैसेंजर 7 पैसेंजर 8 बैठते हैं, वो उसमें सेफ नहीं होते हैं, क्योंकि सेफ तो पैसेंजर हजरात उसी गाड़ी में होते हैं जिसमें पूरे डॉक्यूमेंट होते हैं। बगैर डॉक्यूमेंटों के मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपने तमाम ड्राइवर साहिबान की, हर एक गाड़ी के जो डॉक्यूमेंट है वो पूरे रखें, और साथ साथ जो हमारे टवेरा मैक्सी कैब गाड़ियां हैं या सोमो है, टाटा सोमो, बीच में 3 पैसेंजरों को ही आप अलाउ कीजिए, 4था पैसेंजर गाड़ी में ना बिठे। शोपियां पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हरमैन इलाके में एक 2 मंजिला रिहायशी मकान को अटैच कर लिया है। इस घर की कीमत 23,05,244 है और ये 6 मरला प्लिंथ एरिया में सर्वे नंबर 1169 मिन के तहत आता है। घर मोहम्मद रफ़ीक गनी का बताया गया है, जो हरमैन शोपियां का मौजूद है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि इमलाक नशीले अशिया और गैर कानूनी बिक्री से कमाए गए पैसों से हासिल की गई थी। मुलजिम रफ़ीक गनी पहले भी कई NDPS मामलों में शामिल रहा है और उस पर FIR भी दर्ज है। अटैचमेंट की कार्रवाई एक पुलिस टीम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, लंबरदार और चौकीदार की मौजूदगी में पूरे कानूनी अमल के तहत की गई है। शोपियां पुलिस ने कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ मुहिम आगे भी सख्ती से जारी रहेगी और लोगों से अपील की है कि ड्रग्स से जुड़ी किसी भी सरगर्मी की जानकारी फौरन पुलिस को दें।
इंटरनेशनल दिव्यांग क्रिकेट मुकाबले में भारत ने नेपाल को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। इस जीत में रियासी के 57 साल के नदीम भट्ट टीम के स्टार खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने श्रृंखला में 2 बार मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया। फाइनल में नदीम ने केवल 16 रन देकर 4 अहम विकेट झटके और भारत की जीत में अहम रोल अदा किया। उम्र को शिकस्त देते हुए नदीम भट्ट की फिटनेस और डेडिकेशन ने दिव्यांग क्रिकेट में नई मिसाल पेश की है। रियासी लौटने पर मकामी लोगों और खिलाड़ियों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। मीडिया से बातचीत में नदीम भट्ट ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के वाहिद खिलाड़ी के तौर पर टीम में खेलना फख्र की बात है। उन्होंने मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद का भी जिक्र किया और कहा कि अब उनकी ख्वाहिश है कि रियासी के युवा क्रिकेट सीख कर इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचे। नदीम भट्ट की ये हुसूलियाबी न सिर्फ रियासी बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर और भारत के लिए फख्र बढ़ाने वाली बात है। और बहुत बड़ा क्रिकेट है ये इंडिया में, ऐसी बात नहीं है। तो मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं यहाँ रियासी में भी लोकल टूर्नामेंट में खेलता रहता हूँ और प्रैक्टिस में रहता हूँ और उसके बाद भी मैं यहाँ काफ़ी मेहनत करता हूँ इस क्रिकेट के लिए और तभी जाके मेरा नाम आया यहाँ। तो मैं अपने लिए अपने आप से मैं ये बड़ा खुश हूँ कि पहली बार मैं इंटरनेशनल मैच में खेला। ये भिवानी में यहाँ हरियाणा भिवानी में ये मैच थे सारे। वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम था, उसमें मैच थे ये और काफ़ी अच्छा करोड़ था वहाँ उस टूर्नामेंट की। रियासी की युवाओं को यही मैसेज है कि आप देख सकते हैं कि मैं अभी कितनी एज में खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ और मैन ऑफ द मैच भी ले रहा हूँ। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि नशे से दूर रहें, अच्छा क्रिकेट खेलने जाके ग्राउंड में जाएं, सुबह भी शाम भी कम से कम 2 टाइम अपने ग्राउंड को दें और अपने आप को फिटनेस रखें। इनकी एज जो है वो अराउंड मैंने सुना 55 के करीब है। ये एक सिर्फ नंबर है, एज सिर्फ नंबर है, लेकिन अभी भी ये जवान है और मुझे लगता है कि आने वाले 20 साल और भी ये लगातार कंटिन्यू खेलते रहेंगे क्योंकि इनके जो पिताजी थे स्वर्गीय हाजी करमदीन भट्ट साहब, वो 103 साल की उम्र में भी क्रिकेट अपने पोते के साथ खेलते थे। तो एक ना कहीं उनका एक आशीर्वाद इनके ऊपर है, ये आगे भी खेलते रहेंगे। हम उम्मीद प्रार्थना दुआ जरूर करेंगे कि इनको तंदुरुस्ती दे भगवान अल्लाह ताला और ये आगे भी अपने बच्चों के साथ कंटिन्यू खेलते रहें और रियासी को जो है वो तरक्की की तरफ जो है वो आगे ले जाएं। दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 में ये जो आज ये मैच हुए हैं, ये 3 मैच हुए हैं जिसमें इन्होंने मैन ऑफ द मैच दोनों मैचों में लिए है, वो तीसरे में मैन ऑफ द सीरीज़ भी किया है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस उम्र में भी अगर ये इस तरह की अपने आप को एक्टिव रखते हैं, मैं सोचता हूँ ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आज के यूथ के लिए, आज के नौजवानों के लिए जो एक गलत रास्ते चुनने में लगे हुए हैं। तो इन सब लोगों से, इन सब नौजवानों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप कुछ तो इंस्पिरेशन लें इनसे कि आज 57 के बाद भी ये क्रिकेट के अंदर अपना एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। तो नशे से दूर रहें और स्वस्थ रहें और स्पोर्ट्स को ज़्यादा आप टाइम दें। जिला इंतजामिया ने कटरा बाजार में एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर के लिए खास रेस्क्यू मुहिम चलाई। इसका मकसद बाजार में मजदूरी में लगे नाबालिग बच्चों की पहचान कर उन्हें महफूज करना और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत में पुनर्वास देना था। मुहिम में चाइल्ड हेल्पलाइन, लेबर डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर, हेल्थ डिपार्टमेंट और पुलिस के अफसर शामिल रहे। टीम ने 2 नाबालिग बच्चों को मजदूरी में लगे हुए पाया और उन्हें फौरन आज़ाद कराया। बच्चों की हेल्थ जाँच के बाद में उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कम्युनिटी के सामने पेश किया गया, जो उनके परिवार और पुनर्वास के ऑप्शंस का जायजा करेंगे। अफसरान ने कहा है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी में लगाना कानूनन जुर्म है। उन्होंने वालिदैन और दुकानदारों से अपील की है कि बच्चे मजदूरी में ना लगवाएं और तालीम की तरफ बढ़ाएं। जिला टास्क फोर्स ने कहा है कि मुस्तकबिल में भी रियासी के दीगर इलाकों में भी ऐसी मुहिम चलाई जाएंगी और हायर रिस्क वाले इलाकों की रेगुलर निगरानी की जाएगी ताकि हर बच्चा महफूज और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट में बड़ा हो सके। समय समय पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी के द्वारा जिसमें 2-3-4 डिपार्टमेंट जो हैं, जैसे लेबर डिपार्टमेंट हो गया, डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो गई, हमारी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इनके द्वारा एक कंबाइंड जो है एंटी चाइल्ड लेबर ड्राइव जो है वो कंडक्ट की जाती है। अपना कोई काम यहाँ रन कर रहे हैं, उनसे हम एक ही दरख्वास्त करते हैं कि आप अगर कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें कोई भी एम्प्लॉय रख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार उसकी एज जो है वो जांच लें, क्योंकि आपको 18 से कम उम्र के किसी भी एम्प्लॉय को रखने की जो है वो परमिशन नहीं है।
एक बच्चे को आप काम नहीं करवा सकते हैं। बच्चे का जो हक है वो पढ़ाई पे है, उनको स्कूल में होना चाहिए, ना कि दुकानों पर काम करते हुए होना चाहिए। कश्मीर कॉपर वर्कर्स ट्रेड यूनियन ने नौहाटा में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान अपनी रिप्रेजेंटेटिव कम्युनिटी का फॉर्मल फॉर्मेशन किया। प्रोग्राम में हज़रत बल के एमएलए सलमान सागर, हैंडीक्राफ्ट के डायरेक्टर मसरत जिया और KTMF लीडर यासीन खान मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान यूनियन के नुमाइंदों ने मशीन मेड तांबे के बर्तनों के बढ़ते फ़रोग पर फिक्र जताई, जिससे रिवायती कारीगरों का रोज़गार मुतासिर हो रहा है। डायरेक्टर मसरत जिया ने एतमाद दिलाया है कि इस मुद्दे को संजीदगी से लिया जाएगा और रिवायती कारीगरों और उनके काम को महफूज रखने के लिए ज़रूरी कदम उठाए जाएंगे। यूनियन ने इस मौके पर अपने अज़्म को दोहराया कि वो मुलाजमीन के हुकूक और रिवायती कारीगरी की हिफाजत के लिए काम करेगी। आज की डेट में हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि जो सरकार की जो स्कीम्स है जिसका फ़ायदा होना चाहिए कॉपर एसोसिएशन वालों को वो हो जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है, मशीन मेड और हैंड मेड का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म होना चाहिए। जो मशीन मेड होना चाहिए वो तो ठीक है, जो नहीं होना चाहिए, जो बैंड आइटम्स है वो इंश्योर करनी है सरकार को, डायरेक्टर साहब के ऑफिस को, या जितने भी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज़ है। कुछ बैंड आइटम्स होती हैं इसमें जो मशीन पे नहीं बन सकती है, अगर वो बन रही है, सपोज जग है, प्लेट है, या जिसको हम कश्मीरी में थालवान बोलते हैं, ठीक है, या ऐसी बड़ी चीज़ें हैं, वो अगर मशीन पे बनती है तो इलीगल है। तो वो इलीगल चीज़ें जो है कन्फिस्केट होनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। बाकी हम मशीन वालों के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन जो लॉ, जो कानून बोलता है वही हमें करना है। और जो इंसेंटिव्स इनको मिलने चाहिए, एसोसिएशन को जो इंसेंटिव्स मिलने चाहिए उसकी ज़रूरत है। शहरी खास में, डाउन टाउन में ये सकाफत का बहुत बड़ा एक सिलसिला है, इसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो भी सरकार है, जो भी गवर्नमेंट है, उसको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये हमारा एक बहुत ही ग्रेट पार्ट है हमारी हेरिटेज का, जो ये बर्तन है, त्राम बर्तन जिसको हम बोलते हैं, त्राम या कॉपर यूटेंसिल्स जो है, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इंशाल्लाह यकीन दिलाता हूँ आज की प्रोग्राम की वसादत से, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार और जो सागर साहब एमएलए हैं यहाँ से खानियार से, हम इंश्योर करेंगे आने वाले टाइम में सरकार की तरफ से भी और एमएलए की तरफ से ये हाईएस्ट ऑर्डर पे हाईलाइट हो जाएगी चीज़ें। यहाँ पे जो ऑर्डर है 1978 का ऑर्डर है, तो उसी हवाले से आज डायरेक्टर साहब ने भी यहाँ पे कहा, और हम लोग भी इनके साथ आज जो आने वाला टाइम है हम हुकूमत से मिलेंगे। इस बारे में जितनी भी मुश्किलात हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि ये सारी मुश्किलातें दूर हो जाएं और ये जो आर्टिज़न है, जो काम करने वाले लोग हैं, इनका काम अच्छे तरीके से, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किलात में हैं ये लोग। वही वजह है कि आज एक मुनज़्ज़म तरीके से ये सारे लोग पैन कश्मीर कॉपर की जो एसोसिएशन है पैन कश्मीर, और उसके बाद फिर इनका खुद मतगम कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चर, ये ऑलरेडी हमारे मेंबर भी हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले 2026 में इंशाल्लाह हमारा कॉपर वेयर का GI रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिसके मतलब इसका मतलब ये है कि हम इस पे एक GI का होलोग्राम लगाएंगे जो इसकी ऑथेंटिसिटी की गारंटी देगा। इन द मीन टाइम हमारी क्वालिटी कंट्रोल विंग में एक लैब है जहाँ पर हम इसमें QR कोड लगाते हैं, लेकिन GI रजिस्ट्रेशन के एक्ट की वजह से एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्गर होगी, और साथ ही साथ जब हमारी नोटिस में आएगा कि कोई बैंड आइटम मशीन पे बनाया जा रहा है, तो हम GI एक्ट के तहत भी उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड एक्ट में 32 और 36 सेक्शन में उसको ब्लैक लिस्ट भी कर सकते हैं, पेनल्टी भी लगा सकते हैं, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है। लेकिन ये सब होने के लिए एक कॉपर वेयर का जो हमारा ये जो ये क्लस्टर है, इसमें एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन का होना ज़रूरी है। एक मरतबा वो एक एसोसिएशन जो है मुतहरिक हो जाएगी, हम एक टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ताकि जो हमारा एक्ट है जिसमें आइटम्स मशीन पे न बनाने की एक पूरी लिस्ट है, उसको ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करें, और जो थ्रेट इसको है फ्रॉम मशीन मेड चीप इमिटेशंस, उससे इसको हम निजात दिलवाएंगे इंशाल्लाह। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।